The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। जिस फेसबुक के जरिए हम दोस्तों से जुड़े, रिश्तेदारों से जुड़े, क्या वो एक वोटर के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं को बदल रहा है? क्या वो एक नागरिक के तौर पर हमारी चिंताओं को बदल रहा है? फेसबुक को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच इतना झगड़ा क्यों हो रहा है और उस झगड़े में हम और आप कहां आते हैं? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो में आज फेसबुक के इस झगड़े, कानून मंत्री की उन्होंने लिखी चिट्ठी में उठाई गई आपत्तियां, फेसबुक क्या कह रहा है इसके बारे में, दूसरे दल क्या कह रहे हैं, आम नागरिक क्या कह रहे हैं, इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा एक खुशखबरी भी देंगे, एसएससी की परीक्षा से जुड़ी हुई। बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री की घर वापसी हुई है एक ट्विस्ट के साथ, उस पर बात करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपडेट देंगे क्योंकि 2 नई गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। हाँ एते नाला है पार कर देने के घाटी में पहुँच के कड़ी बढ़िया से तो कड़ी हमार कोनो रास्ते में दोनों एक विधायक रही से कोनो फंड से एक नाला के पास से यहाँ पे एम्बुलेंस गाड़ी हुई आ सकता है। एक हमार साहेब मना है कि नहीं कि हमें एक घेरिया में कि पहाड़ पर कि हमें रहेगा वो के खटिया में लेते हमें परेशान ही लिया 1.5 घंटा का रास्ता है। ये वीडियो 31 अगस्त 2020 का है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के जबला गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई। बारिश का मौसम है, रास्ता खराब था तो एम्बुलेंस गांव नहीं पहुंच पाई। तब गांव वालों ने प्रसूता को चारपाई पर रखा और 5 किलोमीटर तक उठाकर ले गए। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तब से आज तक बंद नहीं हुई। वाजपेयी जी चले गए लेकिन जो सड़कें वो बनवाना चाहते थे अब तक पूरी नहीं बनी। नतीजे में सामने आते हैं ऐसे वीडियो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत बयान देते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी उन्होंने देख लिया होगा और इस पर भी कुछ बोलेंगे और बोलने से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना संक्रमण के 78,357 नए मामले सामने आए। 1,045 मरीजों की मौत हो गई। ठीक हुए मरीजों की संख्या 62,026। इन सब आंकड़ों को जोड़ दें, ओवरऑल आंकड़ा बताते हैं। कुल मामले हो गए हैं 37,69,523। कुल मौतें 66,333 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 29,01,908। एक और अपडेट है कोविड-19 से जुड़ा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कोविड पॉजिटिव पाए गए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी, साथ ही ये भी बताया कि मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, मतलब बीमारी के प्रकट लक्षण नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री अपने घर पर ही आइसोलेशन की अवधि पूरी कर रहे हैं। दूसरा अपडेट, केंद्र सरकार का कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, ये पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स के निशाने पर था और सही वजहों से था। इस एक विभाग ने जितना बच्चों को फॉर्म, परीक्षा, रिजल्ट, ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग के लिए तंग किया, दुनिया की शायद ही किसी टेस्टिंग एजेंसी ने किया हो। हर तरफ से मायूस युवा ट्विटर पर पिछले कई दिनों से स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स ट्रेंड करा रहे थे। 1 सितंबर की शाम को जाकर एसएससी के कान पर जूं रेंगी और उसने कुछ परीक्षाओं के नतीजे की तारीखों का ऐलान किया। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2018 पेपर 2, इसका नतीजा 21 सितंबर 2020 को आएगा। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ परीक्षा 2019 पेपर 2, इसका नतीजा 31 अक्टूबर 2020 को आएगा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा यानी कि सीजीएल 2018, इसकी टियर 3 परीक्षा का नतीजा 4 अक्टूबर 2020 को आएगा। एसएससी देने वाले छात्रों के लिए ये राहत की खबर है। वैसे छात्रों ने यह भी कहा कि सफलता अभी पूरी नहीं मिली। एसएससी लगे हाथ पूर्व की परीक्षाओं में चयनित छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर भी पकड़ा देता, तब पूरा काम बनता।
एसएससी ने वैसे अब भी नहीं बताया कि इन नतीजों के बाद उसके कैलेंडर में क्या क्या है। भविष्य बताएगा कि क्या बच्चों को एक ट्रेंड ज्वाइनिंग के लिए भी चलाना पड़ेगा। ये खबर 1 सितंबर की शाम को आ गई थी, लेकिन हम इसे कल के शो में आपको नहीं बता पाए, पर महत्वपूर्ण खबर है इसलिए आज के शो में बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। इसके चलते 2 सितंबर यानी आज के दिन राजौरी सेक्टर में सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी यानी जेसीओ शहीद हो गए। इनका नाम राजेश कुमार है। 30 अगस्त को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में ठीक ऐसी ही गोलीबारी में एक और जेसीओ शहीद हुए थे। अगली सुर्खी का ताल्लुक बिहार चुनाव से है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर यानी कि हम पार्टी बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल हो जाएगी। इसके संकेत पहले से थे, हमने भी शो में आपसे जिक्र किया था। आज हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि 3 सितंबर को मांझी इस बाबत आधिकारिक ऐलान करेंगे। मांझी खुद भी कह चुके हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं, एनडीए के साथ जा सकते हैं। दानिश ने जोर देकर कहा कि हम का किसी भी पार्टी में विलय नहीं होगा, वो बस भाजपा नीत गठबंधन में शामिल होंगे। मांझी कभी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के दलित चेहरों में से एक थे। नीतीश ने ही उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया था 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन जब मांझी ने नीतीश को कुर्सी वापस देने में आनाकानी की तो दोनों नेताओं के बीच बात बिगड़ गई। बता दें कि मांझी और उनकी पार्टी 2.5 साल से बिहार के विपक्ष के महागठबंधन का हिस्सा थे, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल था, कांग्रेस था और दूसरे दल थे। लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं, लेकिन जदयू में नहीं जा रहे, एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं। विलय से साफ इनकार किया है। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि अगर कभी मांझी के सामने भाजपा और जदयू में से किसी एक को चुनने की नौबत आई तो वो कहाँ जाएंगे, ये अभी से स्पष्ट है। अगला अपडेट सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा है। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने 2 लोगों को मुंबई से गिरफ्तार किया। इनके नाम हैं अब्दुल बसित परिहार और जैद विलात्रा। इल्जाम है कि इन्होंने सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को कथित रूप से ड्रग्स सप्लाई किए, जो रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के भाई तक पहुंचे। इस मामले में सैमुअल और शौविक से पूछताछ हो सकती है। इससे पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी और हुई थी, लेकिन वो बेल पर यानी जमानत पर रिहा हो गए। एनसीबी ने रिया पर भी एफआईआर की थी, लेकिन उनके पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिली। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। क्या है चेहरे की किताब में, क्या है फेसबुक में? दुनिया में सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर भारत में है। पहले फेसबुक और ट्विटर यारी दोस्ती बनाने और निभाने के साधन भर थे, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां आप पोस्ट या फोटोज डालकर ये बता सकते थे कि क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक कमबख्त पूछता भी यही रहता था। हमें अपने दोस्तों का, परिवार वालों का, खबरों का, वायरल वीडियोस का हाल भी पता चलता था। लेकिन आज बात इससे आगे की करेंगे, क्योंकि फेसबुक भी यारी दोस्ती से बहुत आगे निकल गया है। ये एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है जिससे लोग पैसा बना रहे हैं। पैसा बनाने और धंधा चलाने के लिए चाहिए निज़ाम। लेकिन क्या फेसबुक अब निज़ाम भी बनाने बिगाड़ने लगा है? फेसबुक के कई काम हैं जो आपको दिखते नहीं लेकिन होते हैं। आप कौन से राजनेता को पसंद करते हैं, चुनाव में किसे वोट देंगे, सरकार के बारे में आपकी राय क्या है, ये जानकारी फेसबुक के पास है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जानकारी इतनी व्यापक है कि इसका इस्तेमाल आपकी सोच को दर्ज करने के साथ साथ उसे बनाने या प्रभावित करने के लिए भी हो सकता है। अगर ऐसा ना होता तो फेसबुक को लेकर देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां आपस में लड़ना नहीं होती। जी, बीजेपी और कांग्रेस झगड़ा कर रही हैं और ये झगड़ा फेसबुक पर नहीं है, फेसबुक को लेकर है। और इसकी अहमियत आप इस बात से समझें कि भारत के सूचना और तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को फेसबुक के मालिक को चिट्ठी लिखनी पड़ी। प्रसाद ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आपकी कंपनी के कर्मचारी हमारी विचारधारा के विरोधी हैं। चिट्ठी कांग्रेस ने भी लिखी और इसीलिए झगड़ा बढ़ता दिख रहा है। और ये झगड़ा सिर्फ 2 पार्टियों के बीच नहीं है, ये झगड़ा चूंकि आपको लेकर है, आपके दिमाग को कैप्चर करने को लेकर है, आपके विचारों को बदलने को लेकर है, अनजाने में ही आपको गलत या सही जानकारी देकर एक खास पार्टी का वोटर या विरोधी बनाने को लेकर है। इसलिए आपकी दिलचस्पी इसमें खूब होनी चाहिए कि झगड़ा है क्या। 14 अगस्त 2020 को अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक के सूत्रों के हवाले से खबर छपी थी। इसमें दावा किया गया था कि फेसबुक ने कथित रूप से हेट स्पीच देने वाले यानी नफरत फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और वजह, फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड अंकी दास का मानना कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने से फेसबुक इंडिया के बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में कौन कौन से बीजेपी नेताओं के नफरती भाषणों को नहीं हटाने की बात थी। पहला नाम था तेलंगाना में बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह का।
लेख में दावा था कि टी राजा सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को गोली मार देनी चाहिए। साथ ही उन्हें देशद्रोही करार देने के साथ ही मस्जिदों को गिरा देने की बात भी अपनी कथित फेसबुक पोस्ट में कही। फेसबुक ने अपनी जांच में पाया कि बयान आपत्तिजनक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। ऐसे में फेसबुक खुद पोस्ट हटा देता है, यूजर को बैन कर देता है। लेकिन अमेरिकी अखबार के लेख का दावा है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी हेड अंकी दास ने कर्मचारियों को ऐसा करने से मना किया। बीजेपी नेताओं की 3 और पोस्ट पर फेसबुक के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई लेख के मुताबिक। और इसी लेख के आधार पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने हंगामा किया, कहा कि फेसबुक तो बीजेपी की तरफदारी कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। और इसके बाद 18 अगस्त से चिट्ठी लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक के सीईओ यानी कि आला मालिक मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी। क्या था इसमें कि एक उच्च स्तरीय जांच टीम बनाई जाए, तय समय में जांच हो और जांच फेसबुक इंडिया के उच्च अधिकारियों के पक्षपात की हो, और जब तक ये पूरी नहीं हो जाती उन्हें जिम्मेदारियों से हटाया जाए। केसी वेणुगोपाल ने यह भी मांग की कि 2014 से अब तक बीजेपी नेताओं की कितनी हेट स्पीच नहीं हटाई गई, इसकी भी जानकारी दें। तो कांग्रेस ने सवाल उठाया फेसबुक की पॉलिसी हेड अंकी दास पर। क्या अंकी दास का बीजेपी से कोई ताल्लुक है? इस बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख में कुछ जानकारी है। इसके मुताबिक साल 2017 में अंकी दास ने मोदी की प्रशंसा में एक लेख लिखा था। इस लेख में फेसबुक के लाइक वाला थम्स अप वाला चिन्ह लगा था। बाद में इसी लेख को नरेंद्र मोदी ने अपनी वेबसाइट और अपनी ऐप पर भी शेयर किया था। अप्रैल 2019 यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान फेसबुक ने कहा कि उसने पाकिस्तान मिलिट्री और कांग्रेस पार्टी से जुड़े गैर प्रामाणिक यानी कि अनवेरिफाइड पेज डिलीट कर दिए हैं। अमेरिकी अखबार का कहना है कि फेसबुक ने तब भाजपा से जुड़े भी कई पेज डिलीट किए थे, लेकिन अंकी दास के कहने पर इन पेजों को डिलीट करने की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई। यानी मीडिया में यह आया कि पाकिस्तानी पेज डिलीट हुए, कांग्रेस से जुड़े पेज डिलीट हुए, भाजपा के पेज जो डिलीट हुए वो मीडिया में नहीं आया, अब तक नहीं पहुंचा। ये पेज डिलीट करने वाली बात क्या थी, इसको भी विस्तार से समझिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2019 में बीजेपी ने 44 फेसबुक पेजों की शिकायत कंपनी से की। कहा कि ये पेज झूठ फैला रहे हैं। किस तरह के पेज थे? वी हेट बीजेपी, ट्रुथ ऑफ गुजरात, इस तरह के बीजेपी और नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले पेज। इनमें आज की तारीख में 14 पेज ऐसे हैं जो फेसबुक पर नहीं है, यानी फेसबुक ने उन्हें हटा दिया। इसके अलावा नवंबर 2019 में बीजेपी ने फिर फेसबुक को लिखा कि 17 पेज जो आपने डिलीट कर दिए हैं वो बहाल कर दीजिए, और इनमें से 2 को मोनेटाइज करने की सिफारिश भी की। यानी एक चिट्ठी में कहा कि इन पेजेस को हटाइए और दूसरी चिट्ठी में दूसरे पेजेस को बहाल करने की मांग की। ये 17 फेसबुक पेज कौन से थे? बीजेपी के समर्थन वाले। फेसबुक ने सभी 17 पेज बहाल कर दिए और बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय को यह भी कहा कि ये पेज गलती से डिलीट हो गए थे। अब यहाँ पर रोल आता है अमित मालवीय का, बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के हेड, आईटी सेल के हेड। फेसबुक वाले मामले को भी उन्होंने एक नया एंगल दिया। फेसबुक वाली लड़ाई में अमित मालवीय पहले से थे। वॉल स्ट्रीट में रिपोर्ट छपने के 2 महीने पहले जून में ही उन्होंने फेसबुक को ईमेल लिखकर कंपनी के उच्च अधिकारियों की शिकायत की थी और कहा था कि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में अभियान चला रहे हैं। अब अमित मालवीय ने फेसबुक इंडिया के पॉलिसी मैनेजर विजय मूर्ति के पुराने ट्वीट शेयर किए। इन ट्वीट्स में कांग्रेस और राहुल गांधी की तारीफ है। बीजेपी कह रही है कि ये तो राहुल गांधी के सहयोगी हैं। ऐसे में अंकी दास के भी पुराने ट्वीट साझा किए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तारीफ की। तो बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही कि जिन अंकी दास को बीजेपी का समर्थक बताया जा रहा है उन्होंने दूसरी पार्टियों के समर्थन में भी ट्वीट किए और फेसबुक के एक दूसरे अधिकारी का नाम सामने लाकर कि ये तो कांग्रेस के समर्थक है। यानी फेसबुक का के संदर्भ में जो बीजेपी का अल्टीमेट तर्क है वो ये कि फेसबुक के ज्यादातर कर्मचारी तो भाजपा विरोधी हैं और कांग्रेस कह रही है कि ये भाजपा समर्थक है। और ये बात सिर्फ अमित मालवीय नहीं कह रहे, पूर्व सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर, उन्होंने भी एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर कहा था कि फेसबुक कांग्रेस और लेफ्ट की विचारधारा वाला प्लेटफॉर्म है। तर्क ये दिया गया कि फेसबुक कपिल मिश्र के बयान पर तो आपत्ति जताता है लेकिन सोनिया गांधी के उस बयान पर चुप रहता है जिसमें उन्होंने दिल्ली चुनाव को आर पार की लड़ाई बताया था। हमने आपको भाजपा और कांग्रेस नेताओं की फेसबुक को लेकर आपत्तियां बताई। इस झगड़े में अब आता है शशि थरूर का रोल। शशि थरूर सूचना तकनीकी मामलों पर संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन हैं। उन्होंने इस मामले की सुनवाई की और फेसबुक को समन भेज दिया, लेकिन वो समिति के मुखिया हैं, मेंबर और भी हैं। एक ऐसे ही मेंबर हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। वो शशि थरूर से झगड़ पड़े। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है तो इस पर हम क्यों सुनवाई कर रहे हैं।
हालांकि थरूर ने निशिकांत दुबे वाली आपत्ति को दरकिनार कर आज इस मामले पर बैठक की और कांग्रेस उसने फेसबुक को एक और चिट्ठी लिख दी। फिर इस झगड़े में एंट्री हुई नरेंद्र मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री की। देश के सूचना तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी। क्या है इसमें? प्रसाद ने फेसबुक इंडिया के मैनेजमेंट को लेकर अपनी चिंताएं जताई। कहा कि फेसबुक के कर्मचारी सरकारी अधिकारियों को गाली देते हैं, दक्षिणपंथी विचारों वाले फेसबुक पेज को डिलीट करते हैं, उनकी पहुंच कम करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि मुझे बताया गया कि 2019 के आम चुनाव के दौरान फेसबुक इंडिया ने न सिर्फ कई पेज डिलीट किए बल्कि उनकी रीच कम की। इसके खिलाफ फेसबुक को दर्जनों मेल लिखे गए पर कोई जवाब नहीं आया और ये पक्षपात फेसबुक इंडिया के कर्मचारियों की एक खास विचारधारा के चलते हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो खबर छपी उस पर भी लिख दिया कि वो कुछ नहीं, बस फेसबुक कंपनी के अंदर का झगड़ा है। अब हम और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि फेसबुक क्या कांग्रेस की तरफदारी कर रहा है या बीजेपी की कर रहा है। फेसबुक एक कंपनी है, कंपनियों का मकसद क्या होता है? मुनाफा, धंधा। तो अब ये समझिए कि बीजेपी पार्टी से फेसबुक की कमाई का क्या रिश्ता है। राजनीतिक पार्टियां फेसबुक को विज्ञापन देती हैं या फिर अपने पेज को फेसबुक से प्रमोट कराती हैं, बदले में फेसबुक पैसा लेता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने सामाजिक मुद्दे, चुनाव और राजनीति वाली कैटेगरी में फेसबुक को सबसे ज़्यादा ऐड दिए हैं। सबसे ज़्यादा मतलब कितना? फरवरी 2018 से अगस्त 2020 तक 4 करोड़ 61 लाख रुपए। बात यहीं खत्म नहीं होती। चुनाव और राजनीति वाली कैटेगरी में फेसबुक को सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले 10 समूहों में 4 और बीजेपी से जुड़े पेज हैं, जैसे माई फर्स्ट वोट फॉर मोदी या फिर भारत के मन की बात। इन सबको मिलाकर यह आंकड़ा 18 महीने का पहुंचता है 10 करोड़ 17 लाख रुपए। यानी चुनाव और राजनीति वाली कैटेगरी में फेसबुक को 60% से ज़्यादा पैसा बीजेपी और इससे जुड़े पेज से मिलता है। बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियां भी फेसबुक पर खर्च करती हैं। कितना? आम आदमी पार्टी ने फेसबुक को इस दरमियान 69 लाख रुपए दिए। अब आते हैं इस सवाल पर कि बीजेपी या कोई भी पार्टी फेसबुक को पैसा क्यों देती है? क्योंकि पार्टियों के लिए फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्रचार का जरिया है। फेसबुक से राजनीतिक पार्टियों को वोटर मिलते हैं, उनको प्रभावित करने का तरीका मिलता है। दुनिया का सबसे अहम चुनाव माना जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव। इस चुनाव पर असर डालने का फेसबुक पर आरोप लग चुका है। कई रिसर्च हुई है जिसमें पूरा का पूरा जनादेश ही फेसबुक या सोशल मीडिया के जरिए बदलना बताया गया। और ये बदलना हुआ कैसे? आपको किसी एक विचार वाली एक पार्टी की ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाएंगी। आपको ऐसे बयान, ऐसे वीडियो दिखेंगे जो तथ्यों के हिसाब से भले ही गलत हो, लेकिन किसी नेता या पार्टी की तारीफ में हो। फेसबुक पैसा लेकर पेज प्रमोट करता है, वो विज्ञापन की तरह यूजर्स को दिखता है और जाहिर है कि आप उसमें जो देखते हैं, सुनते हैं, उससे आपकी राय बनती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता रहे कि आप खबरें जिस स्रोत से ले रहे हैं वो स्रोत सही है या गलत, जिस सोर्स पर आप भरोसा कर रहे हैं वो भरोसे के लायक है या नहीं। लल्लन टॉप पर लगातार इस तरह के कमेंट आते हैं कि हम आप पर बहुत भरोसा करते हैं, अपने तथ्यों को दुरुस्त रखिए। हम इसी भरोसे की बात कर रहे हैं। बाकी रही बात फेसबुक के झगड़े की, तो उसमें जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। हम बार बार कहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी राजनीतिक राय बनाने के लिए, एक नागरिक के तौर पर अपने दायित्वों के लिए सिर्फ सोशल मीडिया और इस पर आ रही जानकारी पर निर्भर न रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करेंगे लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के किनारे, दक्षिणी किनारे भारत और चीन की सेनाओं के बीच चल रही ताज़ा तनातनी की। हमने शो में आपको बताया था कि 29-30 अगस्त की दरमियानी रात चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए हमारी सेना ने त्वरित कार्रवाई की थी। सेना ने ऊंचाई वाली जगहों पर कब्जा कर लिया है ताकि चीन इस इलाके में अतिक्रमण न कर सके। चीन 2 सितंबर के रोज़ भी पुरानी लकीर को ही पीटता रहा। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि मेरी समझ यही है कि सीमा पर किसी भारतीय सैनिक की मौत नहीं हुई है। हुआ चुनयिंग 29-30 अगस्त वाले मामले की बात कर रही थी। अब सवाल ये उठता है कि चीन की प्रवक्ता को ये बयान देना क्यों पड़ा? क्योंकि यूके से छपने वाले अखबार द गार्जियन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 29-30 अगस्त वाली घटना में भारत की तरफ से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि SFF का एक सैनिक शहीद हुआ। अखबार ने इसके लिए समाचार एजेंसी AFP की नामग्याल धोलकार लिहाग्यारी से हुई बातचीत का हवाला दिया। लिहाग्यारी तिब्बत की निर्वासित संसद की सांसद हैं। लिहाग्यारी ने एक और जवान के घायल होने की बात कही है। वैसे भारत या चीन ने आधिकारिक रूप से किसी सैनिक के घायल होने या शहीद होने की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहलवाया गया कि इस कार्रवाई में शारीरिक हाथापाई नहीं हुई।
भारत की तरफ से फिलहाल ये साफ नहीं किया गया कि चीन के खिलाफ कार्रवाई में किस टुकड़ी को लगाया गया था। हम यही जानते हैं कि ये इलाका हमारी सेना के नियंत्रण में है और स्थिति तनावपूर्ण है। अब भी पक्की और आधिकारिक जानकारी का अभाव है। जैसे जैसे इस मामले की और जानकारियां सामने आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स पर फिर से कार्रवाई की है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2 सितंबर को 118 और ऐप्स पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया और इस बार इसके लपेटे में PUBG मोबाइल भी आ गया। ये गेम भारत में बहुत लोकप्रिय है। इस निर्णय की जानकारी मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज के जरिए दी। गेम लोकप्रिय इसकी नहीं, बैन की। इसमें लिखा है कि इन ऐप्स पर प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। इस कार्रवाई के लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून मतलब IT एक्ट की धारा 69A का इस्तेमाल किया है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि मंत्रालय को कई ऐसी शिकायतें मिली जिसमें कुछ ऐप्स द्वारा यूजर का डेटा अवैध रूप से इकट्ठा करके भारत से बाहर स्थित सर्वर पर भेजे जाने की शिकायत आई थी। इस बार किसी देश का नाम नहीं लिया गया, पिछली बार भी नहीं लिया गया था, लेकिन प्रतिबंध की चपेट में आने वाली ऐप्स की लिस्ट चीख चीख कर कहती है मेड इन चाइना, बैंड इन इंडिया। ये PUBG का बार बार जिक्र हो रहा है, मोदी जी भी करते हैं। क्या है इसका फुल फॉर्म? प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स। ये एक दक्षिण कोरियाई कंपनी ब्लू होल का गेम है, लेकिन PUBG मोबाइल को बनाया टेंसेंट गेम्स ने। ये कंपनी चीन की है। इसने चीन में इस गेम के लिए कोरियन कंपनी से करार किया था। बैन की चपेट में PUBG मोबाइल के अलावा बाइडू भी है। बाइडू एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है उसी तरह। बाइडू को दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों में से एक माना जाता है, जो कि तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रही थी। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच लगता नहीं कि सरकार की तरफ से ऐसी कार्रवाइयां रुकेंगी। पिछली बार ऐप्स पर लगे बैन के पीछे चाइना स्टडी ग्रुप की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई थी। मारधाड़ वाला PUBG मोबाइल बैन होने से दुखी जनता जान ले, चाइना स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष फिलहाल NSA अजीत डोभाल है। चीन से जुड़े सामरिक मुद्दों पर यही ग्रुप सरकार को सलाह देता है। वैसे हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि PUBG बैन करने का सुझाव किसका था। जिसका भी हो, समय की बर्बादी अब रुकेगी। लोग थोड़ा सा गर्दन ऊपर उठाएंगे, घर वालों को देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे। ललन टॉप शो के इस हिस्से में बात होगी हिसाब की। मोदी सरकार ने 31 अगस्त 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही का हिसाब दिया। बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल से जून के महीने में 23.9% सिकुड़ गई। सिकुड़ गई का मतलब 2019 के अप्रैल से जून के बीच जितनी थी उससे नीचे आ गई। इसकी जानकारी हमने आपको 31 अगस्त की शाम को अपने एक वीडियो में दी थी। अपनी खबर में हमने आपको तफसील से बताया था कि ये अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर से जुड़े आंकड़े हैं और इन आंकड़ों का मतलब क्या है, इनसे हमारे जीवन का ताल्लुक क्या है। इस वीडियो में हमने एक इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया था जो बिजनेस टुडे ने तैयार किया था। बिजनेस टुडे आर्थिक मामलों पर इंडिया टुडे समूह की पत्रिका है। आपने इसका ऑनलाइन संस्करण भी देखा होगा। इन आंकड़ों पर चर्चा हुई तो कई पाठकों ने हमारी खबर पर सवाल उठाए। दावा किया कि भारत से बुरी स्थिति अमेरिका की रही, वहां करीब 33% GDP गिरी, लेकिन हमने वो नहीं दिखाया। इसी तरह के सवाल बिजनेस टुडे पर भी उठाए गए। ललन टॉप स्वस्थ आलोचना के मामले में पूरी तरह से पेशेवर रवैया रखता है। पाठकों के सवालों के बाद हमने अध्ययन किया और अब सही बात आपके सामने रख रहे हैं। सच यही है कि अर्थव्यवस्था को लेकर न ललन टॉप और ना ही बिजनेस टुडे के इन्फोग्राफिक्स में कोई खामी थी। हमारे साथी रजत ने इस खबर पर इंडिया टुडे समूह में मैनेजिंग एडिटर बिजनेस राजीव दुबे से बात की। राजीव दुबे बिजनेस टुडे के संपादक भी हैं। उन्होंने हमें बताया कि दरअसल GDP को आमतौर पर 2 तरीके से दिखाया जाता है, ईयर टू ईयर YOY या फिर QOQ यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। YOY का मतलब है कि बीते साल की उस तिमाही से तुलना और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मतलब है कि पिछली तिमाही से इस तिमाही की तुलना। अप्रैल से जून 2020 वाली तिमाही की ईयर ऑन ईयर तुलना का मतलब हुआ अप्रैल से जून 2019 से तुलना। अप्रैल से जून 2019, अप्रैल से जून 2020। अप्रैल से जून 2020 वाली तिमाही की क्वार्टर टू क्वार्टर तुलना का मतलब हुआ जनवरी से मार्च 2020 वाली तिमाही से इसकी तुलना। जनवरी से मार्च और फिर अप्रैल से जून, एक ही साल में कंटिन्यूटी में। ललन टॉप ने बिजनेस टुडे के हवाले से जो आंकड़े आपको दिखाए थे वो ईयर टू ईयर थे। इसी तुलना के आधार पर GDP में 23.9% की गिरावट की बात सरकार ने कही थी। इस इन्फोग्राफिक्स में जो भी आंकड़े दिख रहे थे, मिसाल के लिए अमेरिका में 9.1% की गिरावट या फिर चीन में 3.2% की बढ़ोतरी, ये सब 3 महीनों के आंकड़े थे। तो फिर भ्रम कहाँ है? सोशल मीडिया पर लोग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा कर रहे हैं कि अमेरिका में करीब 32 से 33% की गिरावट देखी गई। यहां भ्रम है।
दरअसल अमेरिका में 32% की गिरावट का दावा एनुअलाइज्ड डेटा के आधार पर किया गया है। आसान भाषा में समझें तो एनुअलाइज्ड डेटा का मतलब है किसी एक छोटी अवधि, उदाहरण के लिए 1 महीने के आंकड़ों के आधार पर कहना कि साल में कितनी गिरावट या बढ़ोतरी की संभावना है। बकौल राजीव दुबे कुछ लोग एनुअलाइज्ड डेटा को रियल टाइम डेटा के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। जो आंकड़े हमने दिखाए हैं वो रियल टाइम डेटा है, यानी वो हुआ है, ये कोई अनुमान नहीं है। एक तिमाही के आंकड़ों की तुलना दूसरी तिमाही से करने का चलन है, लेकिन पूरी दुनिया में वित्त वर्ष एक जैसा नहीं होता। कई देशों में ये जनवरी से शुरू होता है, हमारे यहाँ अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के मार्च तक चलता है। इसलिए बीते साल की किसी एक तिमाही को अगले साल की उसी तिमाही से तुलना करना ज्यादा बेहतर रहता है। अमेरिका में 32% गिरावट एक एनुअलाइज्ड डेटा है। अगर भारत के लिए भी ये गिरावट देखनी हो तो ये 60% से ज्यादा होगी। एक सवाल और कि अगर डेटा ठीक था तो बिजनेस टुडे ने 2 इन्फोग्राफिक्स क्यों रिलीज किए? इसके जवाब में राजीव दुबे कहते हैं कि पहला ग्राफिक रिलीज होने के बाद अमेरिका और इटली ने अपने डेटा में सुधार किया, पाठकों तक बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचे, इसलिए सुधारे गए आंकड़ों के साथ नया इन्फोग्राफिक्स बनाया गया। लेकिन आंकड़े गलत हैं या उन्हें दिखाया गलत गया है, ये कयास बेबुनियाद है। ज्यादातर लोग इस तकनीकी बिंदु की जानकारी के अभाव में ऐसा कह रहे हैं। ये सब कयास है। जो बिजनेस टुडे ने दिखाया या ललन टॉप ने दिखाया वही सही जानकारी है। भारतीय जीडीपी 23.9% गिरी है और ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। मैंने आपसे कहा ललन टॉप आलोचनाओं और पाठकों के प्रश्नों का स्वागत करता है। पाठक सवाल करते हैं तो हम भी चुस्त रहते हैं। बस एक बात का ध्यान रहे, हम जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं, किसी की जिद का नहीं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं सुदर्शन वशिष्ठ की कविता साजिश के तहत। गौर से सुनिएगा। आप चलते हुए गिर जाओ ठोकर खाकर, बुरा तो लगता है, अच्छा लगता है जब उठकर चलने लगो। अच्छा नहीं लगता साजिश के तहत गिराए जाना। आप न हो शामिल किसी समारोह में, अच्छा लगता है, नहीं लगता शामिल न किया जाना जानबूझकर। अच्छा लगता हंसना मुस्कुराना, नहीं लगता जब कोई हंसे बस देखकर। और भी बुरा लगता आप शामिल में हो हंसी खुशी में, आप नाचे गाएं, मौज मनाएं और पता चले बाद में ये सब था तहत एक साजिश के। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में चल रही साजिशों की खबर हम लेते रहेंगे आने वाले दी ललन टॉप शोज में। कल तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।